साथियों नमस्कार। बीते रोज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भारतीय मजदूर संघ के नेताओं और बीएमएस से संबद्ध कर्मचारी श्रमिक संगठनों के नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक लंबे समय से इस बैठक का इंतजार था। इसमें हमारे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के नेता भी उपस्थित रहे। इस बैठक के इंतजार हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ साथ ये तमाम सारे कर्मचारी संगठन और उनसे जुड़े हुए अस्थायी कर्मचारी ठेका श्रमिक कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीएमएस जो एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सरकार का बड़ा संगठन है, उसके साथ जब मुख्यमंत्री जी बातचीत करेंगे तो कुछ न कुछ जो है वो ऐसे निर्णय लेंगे जो इन लाखों लाख लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। कल शाम को हुई बैठक के बाद कई घंटे गुजर गए, अभी तक अधिकृत तौर पर किसी भी संगठन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि इस बैठक में कुछ खास हुआ हो। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन जी को बुलाया और उनको वो आवेदन जो उनको दिए गए थे वो दे दिए और इस तरीके से वो बैठक समाप्त हो गई। उस बैठक में हमारे भी एक दो लोग थे जो हमारे साथ लंबे समय तक काम करते रहे और अपना एक संगठन चलाते हैं। उनसे जब हमने चर्चा की, पूछा कि कुछ आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई बातचीत हुई क्या, वो बहुत निराशा में थे और उन्होंने उसी निराशा के भाव में कहा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ऐसी गंभीर चर्चा नहीं की गई, कुछ झूठा आश्वासन भी नहीं दिया गया। उन्होंने मुख्य सचिव अनुराग जैन जी की तरफ वो आवेदन बढ़ा दिए, देख लेना इनके बारे में। चलता हूं जो जनरली जो ज्ञापन देते हैं उस ज्ञापनों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, ठीक वही व्यवहार मुख्यमंत्री जी ने अपने ही सबसे बड़े संगठन मजदूरों का जो कर्मचारियों का संगठन है उसके प्रतिनिधिमंडल के साथ किया। हालांकि हमको ये उम्मीद थी कि कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी एक दो आश्वासन जरूर देंगे और मैं इस तरफ आश्वस्त भी था। वो हमें ऐसी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी कल जब बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ के नेता मिलेंगे तो उनसे इन जो अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी है जो लाखों की संख्या में है, उसकी समस्याओं के संबंध में उनकी बातें सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी एक दो जो जरूरी कदम है वो उठा सकते हैं। जिनमें पहला कदम ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी मंत्री स्तर की एक कमेटी का गठन की बात वो कर सकते थे। कल वे 3-4 मंत्रियों की एक कमेटी बना देते और उस कमेटी इन कर्मचारियों के सवालों को सुनती, इनके ज्ञापनों को लेती और उनके निराकरण के लिए कोई अपने सुझाव देती। या दूसरा, प्रमुख सचिव स्तर की एक कमेटी बना सकती थी सरकार। ऐसा इस प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री जी भरोसा दे सकते थे। तीसरा, मुख्यमंत्री जी इनसे ये भी आश्वासन दे सकते थे कि हम उनके सम्मानजनक वेतन के बारे में सरकार सोच रही है, बहुत जल्दी या आने वाले दिनों में हम वेतन पुनरीक्षण जो 2024 में होना है उसके बारे में निर्णय लेंगे। चौथा, कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम बना दिया है उसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के पास भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मुख्यमंत्री जी बीएमएस के नेताओं को ये भरोसा दे सकते थे, ये विश्वास दिला सकते थे, ये आश्वासन दे सकते थे कि हम आने वाले दिनों में इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के नौकरी में सुरक्षा देने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई इस तरीके से सेवा निगम का गठन करने की सरकार सोच रही है। ये उम्मीद हमको थी कि सरकार, जब बीएमएस अपने आप को सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कहता है और सरकार जब सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत के लिए बैठेगी तो ये 3-4 जो मैंने बताया है उस बारे में सरकार इनको भरोसा दे सकती थी, क्योंकि ये वो उनके अपने लोग थे और अपने लोग जब मिलते हैं तो सरकार का मुखिया अपने लोगों की बात भी सुनता है और अपनी बात भी कहता है खुल के, क्योंकि वहां कोई दुराव छुपाव नहीं होता है। लेकिन
जो कल लोग मिले उनमें से कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उसके बाद जिस तरीके से वो निराशा में थे, और हमको भी ये निराशा हुई कि भाई एक सरकार जो लाखों लोगों के का प्रतिनिधित्व करने वाले, लाखों लोगों की बात लेकर वहां पहुंचे लोगों को एक ठोस आश्वासन भी नहीं दे सकी है। अब ऐसा सरकार ने क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरियां थी कि सरकार एक झूठा आश्वासन अपने ही लोगों को नहीं दे सकी, जबकि देना चाहिए था। और ऐसा पहले भी होता रहा है कि सरकार रही है, मोहन यादव जी से पहले भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, जब भी किसी कर्मचारी श्रमिक संगठन के लोग मिलते रहे या दूसरे किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, छात्रों के संगठन मिलते रहे, तो मुख्यमंत्री की तरफ से उनसे बहुत सकारात्मक भरोसे दिलाए गए हैं और दिलाए जाते रहे हैं। उन पर अमल कितना हुआ ये बाद की बात है, वो बहस का मुद्दा नहीं हो सकता आज। लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री ने अब मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल को जो है सकारात्मक बातचीत की है और उनको भरोसे दिलाए हैं। लेकिन मोहन यादव जी ने ऐसा कोई विश्वास और भरोसा इस प्रतिनिधिमंडल को नहीं दिलाया। और ऐसा कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया थी कि ये सरकार अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, चुनाव से पहले ही कुछ करेगी, इसलिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। चुनाव से पहले सरकारें कुछ नहीं करती, सिर्फ भाषण देती हैं, आश्वासन देती हैं, अगले चुनाव जिताओ, अगले सरकार बनने के बाद हम करेंगे। इसलिए चुनाव के समय भी वो कुछ करेंगे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये उम्मीद भी कल बीएमएस के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद खत्म हो गई। क्योंकि मैं जो है लंबे समय से इस आंदोलनों के साथ जुड़ा रहा हूं, कल सीएम साहब से जो प्रतिनिधिमंडल मिले उसमें 2-3 हमारे ऐसे लोग थे जो इससे पहले हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मौजूद रहे थे। इसमें अतिथि विद्वानों के लोग थे, आंगनबाड़ी वगैरह के लोग भी थे। हम भी एक ऐसी ही बैठक में 2019 में मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के साथ मिले। 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था छोटे कर्मचारियों का। 1 घंटे लगातार बातचीत हुई। उस 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में जितने उस समय के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हमारे संगठन के साथ, हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे थे, वो वहां सब मौजूद थे। उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी ने उस समय के जो मुख्य सचिव थे मोहंती जी, उनको बुलाया और कमलनाथ जी ने सारे अलग अलग तरीके के जो कर्मचारी थे उनकी सारी बातों को सुना। क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है, गंभीर है कि उसका निराकरण एक बार की बैठक में नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ही ये सुझाव दिए थे, कमलनाथ जी को, कि आप दो काम करवा दीजिए तत्काल में, जिससे कि हम लोगों को ये उम्मीद लगे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। और वो 2 बातें हम लोगों ने, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, कमलनाथ जी के सामने। उनमें पहली मांग तो ये थी कि आप एक मंत्री स्तर की कमेटी का गठन कर दें, जो हम उन लोगों की बातचीत सुने, उनके ज्ञापनों को ले और उसके बारे में कोई निराकरण करे। जब कोई समस्या आए तो ये प्रशासनिक स्तर पर वो मंत्री स्तरीय कमेटी कुछ राहत दिला सके। दूसरा हम लोगों ने सुझाव दिया था कि आप बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश में किसी तरीके से का कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने, उनके निराकरण करने का कोई सिस्टम नहीं बना है, किसी तरीके का कोई आयोग नहीं है। इसलिए आप एक कर्मचारी आयोग का गठन करें, जो इन छोटे छोटे कर्मचारी, कम वेतन में काम करने वाले कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में लाखों हैं, वो उस आयोग के पास जाएं, अपने ज्ञापन दें, अपनी पीड़ा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को बताएं और उसके समाधान का रास्ता, सुझाव आप सरकार को दें, जिससे कि कोई इनके भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता निकल सके। ये 2 सुझाव हम लोगों ने उस बैठक में दिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग उस समय हमारे साथ थे उन्हें सब पता है, इसलिए सब वो लोग कह सकते हैं और वो उत्साहित भी रहे कि दोनों सुझावों को उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तत्काल मान लिया और उन्होंने दूसरे दिन ही 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह थे, उसमें बाला बच्चन थे, तरुण भानोट थे। ये मंत्री स्तरीय कमेटी बनी, जो कर्मचारियों की मांगों को, उनके सवालों को सुनेगी और उसके बारे में अपने सुझाव देगी। दूसरा, कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अजय नाथ जो आईपीएस थे उनको बनाया गया और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के तौर पर वीरेंद्र खोंगल को उसका सदस्य बनाया गया। उस कर्मचारी आयोग ने 1 साल तक लगातार सुनवाइयां की, अलग अलग संवर्ग के लोगों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, जिसमें जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, पंचायतों के लोग हो, अंशकालीन हो, आउटसोर्स वाले होंगे, सारे लोग वहां गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो जितने सारे उस
कर्मचारी आयोग के पास गए, अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा और उनसे नौकरी में सुरक्षा की मांग की। 1 साल तक लगातार सुनवाई हुई। कर्मचारी आयोग ने अपनी सिफारिशें भी तैयार कर ली थी, क्योंकि उस कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी 1 ही साल का था। अब उसके बाद ये सारी बातें 2019 तक चलती रही। जब 2020 के मार्च में कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। 2020 शुरू होते ही राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई मध्य प्रदेश में और मार्च में जाके वो सरकार गिर गई। और जितने हम लोगों ने मेहनत की थी, जितने हम लोगों ने कमलनाथ जी पर दबाव डालकर उनसे बातचीत करके इन छोटे कर्मचारियों के लिए जो मेहनत की थी, वो मेहनत हमारी शून्य में तब्दील होगी। लेकिन आज भी वो कर्मचारी आयोग जीवित है, यथावत है। सरकार को उस कर्मचारी आयोग ने जो सुनवाइयां की थी, उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को ही जारी करने का, उसे सार्वजनिक करने की बात कल मुख्यमंत्री जी बीएमएस के नेताओं से कह सकते थे। उसमें क्या सिफारिशें हैं, क्या नहीं है, ये भी सबको पता चल जाता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। ये बात मैंने आपकी जानकारी में इसलिए दी है कि हम सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित कराने, उनको भविष्य को सुरक्षित कराने, उन्हें आर्थिक रूप से समान अधिकार दिलाने का संघर्ष विकसित कर रहे हैं। इसलिए सारी की सारी जानकारियां भी आप लोगों तक के पास होनी चाहिए और इसलिए हम हर चर्चा में आपको कुछ न कुछ जानकारियां आगे की पीछे की सब देते रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारियां नहीं होंगी तब तक हम किसी भी संघर्ष को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। और कल भी हमको ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल से ये आश्वासन देंगे कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं आपके लिए, आप निश्चिंत रहें, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये है कि अचानक फिर मुख्यमंत्री जी ने बीएमएस के इतने सारे संगठनों के लोगों को बुलाया क्यों? जब कुछ देना ही नहीं था तो आपने फिर प्रतिनिधिमंडल को बुलाया क्यों? बात क्यों की? घंटों इंतजार क्यों करवाया? तो उसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि आज जब मध्य प्रदेश का अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी, स्कीम वर्कर वगैरह वगैरह जब अपने दम पर खुद की ताकत से सरकार से संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं, तब सरकार को लग रहा है कि अब हम ज्यादा दिन तक इस अन्याय को नहीं बनाए रख सकते। इसलिए किसी भी तरीके से ये जो लोग अपने दम पर संगठित हो रहे हैं और संगठित होकर संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्हें थोड़ा रोका जाए। कल की बैठक का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो संघर्ष के रास्ते पर खुद की दम पर चल पड़े हैं, उन्हें उस रास्ते में कोई तेज दौड़ न लगा दें, उनकी रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जाए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात अपने जो खास नेता हैं उनसे कही भी हो कि किसी भी तरीके से आप ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो आंदोलन विकसित हो रहा है, इसको आप रोकिए और आप अपने अपने स्तर पर लोगों को फिर विभागीय स्तर पर संगठित करने की कोशिश कीजिए, जिससे ये एक न हो पाए। और इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने कई दिनों से, क्योंकि ये विभागीय संगठनों में जो लोग बने रहेंगे, विभागीय स्तर पर अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे, तो ये न सरकार को डरा पाएंगे और न कुछ हासिल कर पाएंगे। जो पिछले 20 साल का अनुभव आप लोगों के पास भी है और हमारे पास भी है। आज यदि सरकार, कंपनियां, ठेकेदार सब अगर डर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि आप सब लोग एक मंच पर एक साथ आने की दिशा में आगे चल पड़े हैं और यही ने सरकार को और संगठनों को डराया भी है और चिंतित भी किया है। और इसी एकता से आपके भविष्य को सुरक्षित कराने का कोई रास्ता निकलेगा, ये मेरा विश्वास और भरोसा है। इसलिए साथियों, हम लोग जो है और हमारे साथ जुड़े हुए संगठन और उनके पदाधिकारी, हमारी पूरी कोर कमेटी, हमारे सारे जिलों के पदाधिकारी 12 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले आंदोलन की तैयारियों को व्यापक स्तर पर चला रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। लोगों की मीटिंगें भी लगातार वो ले ही रहे हैं और हमको जब उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारियां जब हमको मिलती है तो हमें बेहद खुशी होती है कि एक चपरासी
जो सिर्फ अपने अधिकारी का हुक्म सुनता था, उसकी जी हजूरी करता था, उसके सामने बोलता नहीं था, वह चपरासी भी जा जाके बैठकें कर रहे हैं अपने लोगों की। और यह एक बेहतर बदलाव के संकेत है। और वो ये बताते हैं कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम इस लड़ाई को, जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम अपनी दम पर जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं। और इस दिशा में हमारा पूरा चतुर्श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो पिछले 20 साल से अन्याय का शिकार है, वो चल पड़ा है। अब कल प्रहलाद पटेल जी का एक वीडियो है, वो कह रहे हैं कि किसानों को जो है खेती की दम पर संपन्नता नहीं आ सकती, उन्हें कोई दूसरे वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए। भाई वैकल्पिक रास्ते, मतलब संपन्नता के वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कौन करेगा, सवाल ये उठता है। मतलब प्रहलाद पटेल जी जो श्रम मंत्री है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक दार्शनिक व्याख्यान है, उसमें वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और पहले ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन उस वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, क्योंकि जनता ने सरकार अपनी चुनी है। उन्हें रास्ते बनाने हैं जिस पर लोग चले और आर्थिक बेहतरी हासिल कर सकें। पहले क्या होता था भाई, ये सबको मालूम है कि हर खेत में पानी नहीं पहुंचता था, खेती से उतनी नहीं उत्पादन होता था। तब सरकारों ने क्या किया, तब सरकारों ने रोजगार के रास्ते खोले। एक किसान के दो लड़के हैं, तो एक लड़का मास्टर बनता था, दूसरा लड़का खेती करता था, वो किसान परिवार आगे बढ़ा। यानी क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां गांव के छोटे किसान और मजदूरों, भूमिहीनों के लिए हुआ करती थी। मजदूर जो गरीब गांव में गरीब परिवार थे, उनके परिवार के लोग चौथे दर्जे की नौकरी करते थे। वो चपरासी बनते थे, दैनिक वेतन भोगी बनते थे, मास्टर कर्मचारी बनते थे, गैंगमैन बनते थे। इस तरीके की नौकरियां उनको मिलती थी और वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ते थे। जो किसान है, जो थोड़ा ठीक ठाक किसान, अपने बच्चों को पढ़ा लेता था, उनके बच्चे मास्टर बन जाते थे, पटवारी बन जाते थे, पुलिस में चले जाते थे, मिलिट्री में चले जाते थे। और इस तरीके से किसान भी, उनके घरों में भी आर्थिक संपन्नता आई। लेकिन आज सरकार ने तो ये संपन्नता के जो रास्ते थे, उन रास्तों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से गरीबी आएगी। और इसलिए आज समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में पहुंच गया है, पहुंच रहा है। आपको मेरे अपने आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इस देश के अंदर और इस मध्य प्रदेश में 98% दलित भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है। और 2% दलितों के पास जो जमीन है वो पुश्तैनी है, वो नौकरियों में से लग गए आरक्षण के उसके कारण, इसलिए उनके पास बची हुई है। 98% दलित भूमिहीन है और उसे अब नौकरी भी नहीं मिल रही है। जो उसकी नौकरियां हुआ करती थी छोटी, आज पूरा दलित, जिसने 70 साल में जो आर्थिक उन्नति की थी, वो फिर उसी स्थिति में पहुंच गया। आदिवासियों के साथ भी यही स्थिति है। नहरें बन रही है, बांध बन रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की बहुमत खेतों में पानी नहीं पहुंचता है। सबसे ज्यादा नौकरियां उनकी बंद कर दी, उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचा। आदिवासी उस तरीके से परेशान है। इसी तरीके यही स्थिति ओबीसी की है। ओबीसी में कई 2-4 जातियों, ओबीसी की 2-4 जातियां हैं जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, संपन्न है, वो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन बाकी ओबीसी की जातियों की स्थिति भी बहुत खराब है। ये जो आज अस्थायी नौकरी है, डिलीवरी बॉय की नौकरियां करने के लिए मजबूर है। तो ये समाज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिस पर पूरी राजनीति चल रही है, हर कोई ओबीसी की बात करता है, दलित की बात करता है, आदिवासी की बात, मैं ब्राह्मण ठाकुरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन्हीं की सब बात कर रहे हैं। इनकी आर्थिक हैसियत क्या है बची है? बेहद गरीबी में है ये पूरा का पूरा समाज, और कोई इसकी बात नहीं करता। राजनीति में भी जब आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण तो था और भी आरक्षण मिल जाएगा, हम कह रहे हैं कि 100% आरक्षण किसी को भी दे दो, लेकिन जब सरकार 100% आरक्षण देके नौकरियां नहीं देगी तो उस आरक्षण को क्या चुनेंगे क्या? या कि आरक्षण सिर्फ राजनीति के लिए है कि भाई कुछ दलितों के लोग, दलित समाज के लोग कुछ एमएलए ज्यादा बन जाएंगे, कुछ 2-4 कलेक्टर ज्यादा बन जाएंगे, 2-4 विधायक ज्यादा बन जाएंगे? क्या सिर्फ राजनीति के लिए ही आरक्षण की जरूरत है, नौकरी के लिए नहीं? अब जो नौकरियां बची हैं, उन नौकरियों को तो बगैर आरक्षण के भी कोई करने के लिए मिल रही है, लेकिन वो क्या नौकरियां हैं क्या? नहीं। तो आज एक सवाल क्या है? आज सवाल नौकरियों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन का सवाल पूरे देश में, मध्य प्रदेश सहित महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर चर्चा नहीं हो रही। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हमारे पेज पे काफी वीडियोस पड़े हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में।
नौकरी को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो रहा है। मीडिया में बताया जाता है कि ये जो भारत के जैन जी आंदोलन कर रहे हैं, भारत के जैन जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और भारत के जैन जी, जिनको आप जैन जी कह रहे हैं, वो आंदोलन काय के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। वो आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नौकरी चाहिए उन्हें, नौकरियां तो बहुत है डिलीवरी बॉय के, जितने लोगों चल जा, वो डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो ठेके की नौकरी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो अस्थायी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो नियमित नौकरी और सम्मानजनक वेतन और समान काम का समान वेतन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जैन जी नहीं है, वो काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। और आप काम करने वाले लोगों का नाम लेने से हुकूमतें और राजनीतिक पार्टियां डर रही हैं। और इसलिए इस पूरी बहस में पिछले 1 साल के अंदर अंदर राजनीतिक पार्टियों ने 4 वर्ग बना दिए हैं घोषित रूप से, दलित, किसान, युवा, महिला और गरीब। जबकि सब जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। इस मजदूर वर्ग की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मजदूर वर्ग की चर्चा होगी तो आपको उसके हिस्से की बात करनी पड़ेगी, और उसका हिस्सा क्या है? उसका हिस्सा है कि मेहनत का वाजिब दाम मिले, समान काम का समान वेतन मिले, काम में स्थायित्व हो, नियमित काम मिले। तो मजदूर कर्मचारी को बुलाया जा रहा है इस पूरी राजनीति से, पूरी राजनीति से। महिलाओं को 10,000 देने, आजकल तो बिहार में कल 10,000 दे दिए बिहार में, तो महिलाओं को 2,000 2,500 देने की बात घोषणा हो रही है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उन महिलाओं को जो नौकरी करती हैं, मजदूरी करती हैं, उनकी नौकरी में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन उन्हें मिले, इसकी बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब काम करने वाले की बात होगी तो फिर उसका फायदा सबको मिलेगा। इसलिए इस समाज को राजनीतिक पार्टियों ने अलग तरीके से अब बांटना शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय तक जातियों में बांटकर रखा गया, धर्म के आधार पर बांट के रखा गया। अब और एक अलग तरीके से हम लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बांटने की कोशिश हो रही है। जबकि मेहनतकश मजदूर कर्मचारी वर्ग की अपनी मांगे हैं, उसकी अपनी लड़ाई, और जितने भी समाज के अंदर, देश के अंदर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो सारा के सारे आंदोलन के जड़ में मजदूर कर्मचारी है, जो बढ़ती हुई महंगाई में अपना घर नहीं चला पा रहा, इसलिए वो वेतन बढ़ाने की बात कर रहा है। कंपनियां, ठेकेदार कभी भी नौकरी से निकाल देते हैं, इसलिए वो नौकरी में सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये बात न चैनल बताते हैं, ना ही कोई नेता बताता है, और ना कोई मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री बताते हैं, जबकि ये बात बतानी चाहिए आप लोगों को। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी मोर्चा काम कर रहा है। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए हम लोग संगठित होकर अपनी बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए तो ठीक है, हम तो अन्याय के शिकार हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं जो कहते हैं, मतलब कई जगह से हमारे पास फोन आता है। मैं पिछले 3-4 दिन में मैंने तमाम सारे जो वीडियोस हैं अखबार चैनलों पर चले हैं, चैनलों पर कमेंट है, मैं 5,000 से ज्यादा कमेंट्स को पढ़ रहा था। ज्यादातर कमेंट्स जो है, और उन्हीं कमेंटों को पढ़कर मैं अपनी भी राय बनाता हूं और आप लोगों से बात करता हूं। एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला हमको जो कहे कि सरकार सही काम कर रही है। हर कमेंट था कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये खत्म होना चाहिए, जो व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। नौकरियों में जो अस्थायी आउटसोर्स प्रथा, ठेका प्रथा है, वो खत्म होनी चाहिए। हर कमेंट करने वाले व्यक्ति की यही राय थी। और अधिकारी क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अरे भाई मेरे, सब सरकारी नौकरी मांग भी नहीं रहे, सब नौकरी में स्थायित्व मांग रहे हैं, सम्मानजनक वेतन मांग रहे हैं, जो उनका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, जो पहले भी मिलता रहा है। प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कारखाने होते हैं, उनमें भी स्थायी नौकरी मिलती थी पहले, अब वहां भी ठेके पे मिल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, बहुत कुछ लोग ग्वालियर के होंगे, ग्वालियर में जेसी मिल जैसे कई कारखाने खुले। कारखाना शुरू होने से पहले वहां उस समय मालिकों ने उसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाए, मकान बनाए, जहां रहते थे लोग, काम करते थे और जीवन भर काम करते थे। इंदौर में कारखाने थे बड़े बड़े, राजवाड़े की तरफ मालवा मिल में मजदूरों के लिए मालिकों ने मकान बनाए, कमरे पर उसमें वो रहते थे, मिल में काम करते थे, वो सुरक्षित नौकरी थी। तो पहले भी नौकरी सुरक्षित हुआ करती थी।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकारी क्षेत्र की भी नौकरियां सुरक्षित, तो प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरियां असुरक्षित। अब सारी नौकरियां आप असुरक्षित कर देंगे, ठीक वैसी जैसी अंग्रेजों के समय राज में थी, तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज आर्थिक रूप से प्रगति कैसे करेगा? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देने से और उन बिल्डिंगों में चमकते दमक से टाइल्स मार्बल लगा देने से प्रगति नहीं होती है, या चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बना देने को ही प्रगति नहीं कहते। वही देश उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, जिस देश के लोग आर्थिक रूप से ताकतवर होते हैं। उसी देश के अंदर कारखाने चलते हैं जिस देश के नागरिकों के पास कारखाने में बनने वाला माल खरीदने की क्षमता होती है। आप बताइए, हमारे पंचायत का कर्मचारी जिसको 2000-3000 मिलते हैं, वो भी 6-6 महीने में, वो क्या बाजार में खरीदारी करेगा? हमारे स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, 5000 मिलते हैं, वो भी 8-8, 10-10 महीने में, वो भी छात्रावास अधीक्षक और प्रिंसिपल की मेहरबानी से, वो क्या बाजार में खरीदारी करेंगे? कैसे दुकानें चलेंगी? हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी है, वो सारे इनके पास कोई भविष्य निधि के नाम पर भी कुछ नहीं है बेचारों के पास। तो ये जब 60-62 साल के हो जाएंगे, जब काम नहीं करेंगे, तब इनके हाथ में क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये साथियों, ये सब सारी बातें हैं, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि इस पूरी चर्चा को सोशल मीडिया पे आप इतना अधिक प्रचारित करें कि सरकार को अपने किए धरे पर शर्म आए। आप बताइए, कौन इस बात को सही मान सकता है? एक ड्राइवर है जो मंत्री को घर से उठाता है, दफ्तर ले जाता है, वहां से लाता है, घर छोड़ा, पूरा मध्य प्रदेश का भ्रमण कराता है एक ड्राइवर। किसको? मंत्री को, IAS IPS को, अधिकारियों को। उस ड्राइवर को तनख्वाह कौन देगा? ठेकेदार। अरे भाई मेरे, जो ड्राइवर मंत्री को घुमा रहा है उसको तनख्वाह कौन दे रहा है? ड्राइवर। शर्म नहीं आएगी? जो नोट शीट हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर बना रहे हैं, किसकी नोट शीट बना रहे हैं? सरकार की। उसको तनख्वाह कौन देगा? ठेकेदार। शर्म आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग हमसे कहते हैं कि हमारी भी बात की जानी चाहिए, हमारी भी बात की जानी चाहिए। अतिथि शिक्षक भी कई फोन करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी भी बात की जानी चाहिए। साथियों, हम अतिथि शिक्षकों का आंदोलन हम लोगों ने पहले भी इनसे जुड़े रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 12 महीने का होना चाहिए। ये बात भी कमलनाथ जी की सरकार में सार्वजनिक हुई थी, सामने आई थी, और इसमें फाइल भी चली थी। शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उस फाइल को सिर्फ इसलिए रोक के रखा था कि वो वसूली करने लगे चाहते थे। उनके एजेंट सक्रिय हो गए थे अतिथि शिक्षकों के बीच में, और अतिथि शिक्षकों के भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा फोपट में क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने वसूली। इस चक्कर में अतिथि शिक्षकों के 12 माह के सेवा काल का जो मुख्य मुद्दा था, जिसमें कमलनाथ जी की सरकार के समय फैसला भी हो चुका था, फाइल चल भी पड़ी थी, लेकिन उस समय के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी की कारण और उनके आसपास जो सक्रिय दलाल थे, उनके कारण वो मामला उस समय पेंडिंग चला गया, उसका निराकरण नहीं हो सका। अतिथि शिक्षक जो लाखों की संख्या में जिनकी भविष्य जिंदगी बर्बाद कर दी है सरकार ने, उनके साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इस आंदोलन में हमारी बात होनी चाहिए। साथियों, मैं उन अतिथि शिक्षकों से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन की जो मांग है, वो मांग क्या है? नियमित नौकरी और सम्मानजनक वेतन, रोजगार में सुरक्षा और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन। ये मांग पंचायत के चौकीदार की है, ये अंशकालीन कर्मचारी की है, ये हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी है, माली, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनकी है। ये मांग अतिथि शिक्षकों की भी है, ये आशा कार्यकर्ताओं की भी है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी है, ये हमारे जो कॉलेजों में, ITI में, पॉलिटेक्निक में जो अस्थायी मेहमान प्रवक्ता या अतिथि विद्वान है, उनकी भी है। ये सबकी मांग है। नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन, ये सबकी मांग है। और इसलिए हम सबसे कहते हैं कि सबको इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी अपने स्तर पर निभानी चाहिए। ये तमाम सारे विभागीय संगठन बने हैं, उनके नेता शायद इस आंदोलन में इसलिए नहीं जुड़ना चाहते, उनकी मजबूरियां हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के प्रभाव में हैं। लेकिन आपको आज नहीं तो कल उस नेता के जिसके प्रभाव में आप हैं, उस आभा मंडल से बाहर आना पड़ेगा, और अपने उन लोगों को जिन्होंने आपको पर भरोसा किया है, अपना नेता माना है, उनके भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए इस 12 अक्टूबर को होने वाले कामगार क्रांति आंदोलन में आज नहीं आओगे तो भविष्य में आना पड़ेगा। इसलिए हम फिर अपील करते हैं कि 12 अक्टूबर के आंदोलन में आप किसी नेता के आह्वान की चिंता किए बगैर नीलम पार्क में आए और सरकार को सिर्फ ये संदेश दें कि हम लोग जिंदा हैं, मर नहीं गए हैं, और जब हम जिंदा हैं तो हम जीत सकते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी के साथ हुई BMS की बातचीत निराशाजनक थी। ये जो बातचीत हुई है,
और हमने जो उम्मीदें लगाई थी वैसा सरकार फैसला करे, इसका निर्णय 12 अक्टूबर के आंदोलन से होगा और 12 अक्टूबर ये तय करेगा कि सरकार किस रास्ते पर जाना चाहती है, किस रास्ते पर चलना चाहती है। तो इसलिए साथियों 12 अक्टूबर को आप भोपाल आने की तैयारी करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश भेजें, जिस चर्चा को शेयर करें और सोशल मीडिया पर अपने हक की आवाज निरंतर उठाते रहें। लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, बोलेंगे तभी लोग सुनेंगे। धन्यवाद।